हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है डॉक्टर नॉर्मन से, जो कि बाय प्रोफेशनल एक साइकोलॉजिस्ट है और कुछ सालों पहले यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डॉक्टर नॉर्मन को एलियन इन्वेजन के अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए काफी अच्छे पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन को खुद एलियन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, पर पैसे अच्छे मिलने वाले थे, इसीलिए कुछ बुक के रेफरेंस को समझकर वो एक बोगस रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्ट असली है ये बताने के लिए 3 अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के भी नाम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए होते हैं। इन लोगों को वो पहले से ही जानते थे। मूवी शुरू होने पर डॉक्टर नॉर्मन को एक प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसिफिक ओशन के बीच यूएस नेवी द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन वहाँ पहुँचने पर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ उन 3 लोगों को भी बुलाया गया था जिनका नाम उनके एलियन रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उनकी मुलाकात आगे यूएस नेवी के कैप्टन हैरोल्ड से होती है, जो कि डॉक्टर नॉर्मन को रिवील करते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्रैश के लिए नहीं बल्कि एलियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर नॉर्मन के साथ वहाँ पे और भी लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैरी जो कि मैथमेटिशियन होते हैं, डॉक्टर बेथ जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट होती है और एलियन के शरीर की रचना समझने में मदद करने वाली थी। तो वही एलियन कहाँ से आए हैं ये जानने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर टेड भी होते हैं। और आखिर में खुद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉर्मन, जिन्हें एलियंस के इमोशंस और बिहेवियर का स्टडी करना होता है। और तभी डॉक्टर हैरोल्ड वहाँ आते हैं, जो सभी को एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताते हैं, जो उन्हें कुछ दिन पहले ही समुद्र के नीचे 1000 फीट गहराई में मिला था। और क्रैश के बावजूद ये स्पेसक्राफ्ट काम कर रहा था। स्पेसक्राफ्ट पर बने कोरल्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को ये स्पेसक्राफ्ट 300 साल पुराना पता चलता है। अब यहाँ पे मिशन के पहले सारे स्टाफ का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद सभी लोग अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे उन्हें समुद्र के नीचे जो बेस बनाया गया था वहाँ पे रहना पड़ने वाला था, जहाँ पे उनके शरीर को कंप्रेस किया जाएगा ताकि समुद्र के बढ़ते प्रेशर को वो झेल सके। और उसी तरह उन्हें वापस आने पर डीकम्प्रेशन चेंबर में भी बिताना होगा, वरना इनका शरीर बलून की तरह ब्लास्ट हो सकता है। वही उनके वापस सरफेस तक आने के लिए मिनी सबमरीन रखी होती है। अब इधर कैप्टन होराल्ड खुद भी बाकी लोगों के साथ सबमरीन में बैठकर इसी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और 1000 फीट गहराई में आने के बाद वे लोग फाइनली स्पेसक्राफ्ट के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब इन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाना था, इसलिए डॉक्टर टेड सीधा हैमर से स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ही बार के बाद सीधा दरवाजे पर डेंट पड़ जाता है, जो देख डॉक्टर हैरी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि जो चीज क्रैश होने के 300 साल बाद भी खराब नहीं हुई, उस पे 2 बार से डेंट कैसे पड़ सकता है। और तो और दरवाजे की हाइट भी एवरेज इंसान की हाइट की इतनी ही लंबी थी, जिन्हें अंदर आने पर उन्हें पहले से किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। अब ये लोग अलग होकर चीजों को ढूंढने लगते हैं और आगे इन्हें काफी शॉकिंग चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट की चीजों पर इंग्लिश में लिखा होना। तो वही कॉकपिट में आने पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके सर पर चोट के निशान भी बने होते हैं, जिसे देख उन्हें समझ आता है कि जिस चीज को वो एलियन स्पेसक्राफ्ट समझ रहे थे, जो असल में अमेरिकन द्वारा ही बनाया गया है। और यही कारण था कि दरवाजे की हाइट इंसान के हाइट के बराबर थी। मगर उन्हें ये सब काफी अजीब लगने लगता है, क्योंकि इतनी एडवांस और हाईटेक चीज 300 सालों पहले कैसे बनाई जा सकती है। पर फ्लाइट के ट्रैवल रिकॉर्ड को देखने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये स्पेसक्राफ्ट 2043 में आया गया है, यानी फ्यूचर से। इसी बीच में उन्हें एक अननोन इवेंट की एंट्री भी मिलती है, जिसे देखने पर टाइम मशीन की पूरी जर्नल एक होलोग्राफिक विजन में इन्हें दिखाई देती है। शिप में बैठे हुए लोग दरअसल एलियन ना होकर इंसान ही थे और ये फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। लेकिन किसी ब्लैक होल में फंसने के कारण ये लोग सीधा अतीत में चले आते हैं, यानी आज से 300 साल पहले, और आकर सीधा समुद्र में क्रैश कर गया। लेकिन आगे उन्हें और भी शॉकिंग चीज मिलती है, जो कि साइज में काफी बड़ी और परफेक्ट गोल्डन कलर का स्पेयर होता है, जिसे देख सभी अज्यूम करते हैं कि ये स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में कुछ ऐसे ही यूनिक चीजें ढूंढने के लिए और कलेक्ट करने के लिए भेजा गया होगा, जो आखिरी बार इस गोल्डन स्पेयर बॉल को लेके जा रहा था। मगर इंसानों के शरीर को छोड़ स्पेयर बॉल अपने आसपास हर एक चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो कि काफी अजीब होता है, जिसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बना होता। वही बेस पर वापस लौटने पर सभी इस चीज पर बहस करने लगते हैं कि कैसे एक छोटे से वार से स्पेसक्राफ्ट पर डेंट पड़ गया।
लेकिन तभी उन्हें यूएस नेवी से एक तूफान आने का अलर्ट मिलता है और उन्हें तुरंत ऊपर सरफेस पर आने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर हैरी डॉक्टर नॉर्मन से एक सीक्रेट बात कहते हैं और वो बताते हैं कि शायद ही वो सरफेस तक जिंदा पहुंच पाएंगे, क्योंकि सफर में ही उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगा। लेकिन अगर वो ऊपर तक पहुंचे तो जरूर इस स्पेसक्राफ्ट की डिस्कवरी वो पूरी दुनिया को बता देंगे। यानी कि इनके ही रिपोर्ट के बाद यूएस गवर्नमेंट उस शिप के एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल की डिस्कवरी करने वाली है। और जो भी टीम फ्यूचर में इस स्पेसक्राफ्ट के बनाने जाने के बाद स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए जाएगी, उन्हें इन रिपोर्ट्स की वजह से पहले से ही ब्लैक होल के बारे में पता होगा और वो ब्लैक होल को अवॉइड कर सकती है। लेकिन तभी डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी समुद्र में पड़ा मिला है। यानी फ्यूचर में जो भी एस्ट्रोनॉट होगा वो ऑलरेडी ब्लैक होल से जाकर उसका एक्सीडेंट समुद्र में हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि इन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में किसी से भी चीजें शेयर नहीं की है। इसी कारण से फ्यूचर में किसी को भी स्पेसक्राफ्ट के ब्लैक होल में जाने के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा और स्पेसक्राफ्ट का एआई ने इस पूरे ब्लैक होल में जाने का इंसिडेंट को एज अननोन एंट्री इवेंट मार्क कर दिया था। पर डॉक्टर हैरी और एक शॉकिंग चीज रिवील करते हैं कि स्फीयर असल में एक लिविंग ऑब्जेक्ट है जो अपने सोचने की एबिलिटी यूज करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि उसे किन चीजों के रिफ्लेक्शंस को दिखाना है और किन चीजों के नहीं। अब इनकी ये बातें होते होते रात हो जाती है और डॉक्टर हैरी अकेले ही स्फीयर के पास चले जाते हैं। जहाँ स्फीयर के पास पहुँचने पर हम उनकी शैडो को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और ये शैडो स्फीयर के अंदर चली जाती है और तभी अचानक से डॉक्टर हैरी कहीं गायब हो जाते हैं, जिसे देख डॉक्टर नॉर्मन भी डॉक्टर हैरी को रेस्क्यू करने के लिए अकेले ही स्फीयर के पास आते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर हैरी जमीन पर बेहोश हालत में पड़े मिलते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर नॉर्मन को उनकी भी शैडो स्फीयर से बाहर आते हुए दिखाई देती है, पर तभी स्टॉर्म के कारण उनके बेस की पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और कैप्टन हैरोल्ड जो कि सीसीटीवी के जरिए स्फीयर के पास जो भी हो रहा था वो देख रहे थे, उन्हें भी इसके आगे क्या होता ये पता नहीं चलता। अब कुछ समय के बाद इंटरनल पावर की मदद से लैब की लाइट शुरू कर दी जाती है और डॉक्टर नॉर्मन और हैरी को सब लोग वापस बेस तक लेके आते हैं। वही दूसरी तरफ बेस में काम कर रही ऑफिसर एलिस मिनी सबमरीन के टाइमर के रीसेट करने के लिए बाहर डाइव करने लगती है, जहां अगर हर 12 घंटों में टाइमर को रीसेट नहीं किया गया तो मिनी सबमरीन खुद ही ऊपर सरफेस तक चली जाएगी, यानी कि नीचे की टीम ऊपर नहीं जा सकती। पर जब एलिस टाइमर को रीसेट करके वापस जाने लगती है तभी अचानक से उसके आसपास हजारों की तादाद में जेलीफिशेस आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर टेड को ये चीज वियर्ड लगती है क्योंकि जेलीफिश 1000 फीट अंडर वाटर के प्रेशर में काम नहीं कर सकते और जेलीफिश देखते देखते एलिस को मार देते हैं। वही अब एलिस की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई जाती है। वही एलिस के बॉडी में मिले जेलीफिश को देखने के बाद डॉक्टर बेट काफी हैरान होती है। ये जेलीफिश की स्पीसीज उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी होती। वही दूसरी जगह कैप्टन हैरोल्ड को मेडिकल रिपोर्ट से डॉक्टर बेट के अनस्टेबल मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो डॉक्टर नॉर्मन से काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर बेथ के कंडीशन के बारे में पता था और यहाँ हमें पता चलता है डॉक्टर बेथ पहले से ही डॉक्टर नॉर्मन को पसंद किया करती थी, लेकिन उनके शादीशुदा होने की बात पता चलने पर वो काफी डिप्रेस रहने लगी और नॉर्मन ने यही बात छुपा के रखी थी। वही दूसरी तरफ डॉक्टर हैरी को होश आ जाता है जो काफी नॉर्मली बिहेव करते हैं, जिन्हें स्पेयर के अंदर जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। वही खाने के दौरान डॉक्टर हैरी गलती से स्क्वैड डिश टेस्ट कर लेते हैं जिसके कारण वो चोक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक कंप्यूटर पर अचानक से एक रैंडम नंबर दिखाई देते हैं, जिसे देख डॉक्टर हैरी तुरंत ये नंबर एक फिक्स पैटर्न में बार रिपीट हो रहे हैं ये बताते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल एनकोडेड मैसेज छिपा रहता है जिसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। इसी दौरान डॉक्टर हैरी को एक और चीज याद आती है कि अगर स्पीयर सच में उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कीबोर्ड इंसानों के कीबोर्ड की तरह नहीं होगा, एक स्फेरिकल शेप में होना चाहिए। और अपने इसी एनालिसिस के बेसिक पर वे लोग एक अलग तरह का कीबोर्ड पैटर्न बनाते हैं, जिसके बाद फाइनली मैसेज में क्या लिखा है ये इन्हें पढ़ने मिलता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये मैसेज जेरी नाम के एलियन ने भेजा है और वे लोग उसके साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं। पर तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है
जिसके बाद डॉक्टर नॉर्मन जेरी के बर्ताव को एनालाइज करके रिवील करते हैं कि जेरी में भी हम इंसानों की तरह इमोशंस हैं और 300 सालों तक किसी से कोई भी टच नहीं बना पाने के कारण वो काफी मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। वही कुछ देर के बाद उन्हें उनके रडार पर किसी ऑब्जेक्ट के पास होने के बारे में पता चलता है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर नॉर्मन और डॉक्टर बेट बेस के बाहर आते हैं और तभी उन्हें बेस में ही काम कर रही एक ऑफिसर जेन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी क्रीचर ने काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया था। इसी बीच में दूसरी तरफ डॉक्टर हैरी एक नॉवेल पढ़ने में बिजी होते हैं, तो वही बेस के बाहर कहीं से अचानक से ऊपर से एग्स यानी अंडे गिरने लगते हैं। पर उनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है जब कैप्टन हॉरल्ड उन्हें रडार पर काफी बड़ी क्रीचर उन्हीं की तरफ आ रहा है ये बताते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो क्रीचर रडार पर से ही गायब हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग वापस बेस में आते हैं और जेरी से कैसे डील किया जाए इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वापस जेरी का मैसेज आता है जो उनकी बातें सुन ही रहा होता है, जिसे देख कैप्टन हॉरल्ड जेरी से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहते हैं। पर इससे जेरी को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी उन्हें रडार पर वही क्रीचर वापस दिखाई देने लगता है जो उनके बेस के आसपास ही घूमने लगता है। इसी बीच में उन्हें वापस वही एग गिर रहे हैं ये दिखाई देता है, जिसके कारण बेस के आसपास का प्रेशर बढ़ने लगता है, लेकिन किसी तरह ये लोग मशीन की मदद से प्रेशर को कंट्रोल में लाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इसी बीच बेस में एक चेम्बर में आग लग जाती है और काफी बड़ा हादसा हो जाता है और आग बुझाने के लिए कैप्टन हॉरल्ड और डॉक्टर टेड दोनों वहां चले जाते हैं, लेकिन उनकी जान चली जाती है। वही इस पूरे इंसिडेंट के दौरान डॉक्टर हैरी अपनी केबिन में सोए हुए थे और इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी डॉक्टर नॉर्मन उनके कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि वो अभी भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक इतनी स्कैरी होती है कि पेज 87 के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाते। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर बेट आती है और उन्हें कहती है कि उन्हें मिनी सबमरीन के टाइम को रीसेट करना है, जिसके लिए डॉक्टर नॉर्मन जाने के लिए तैयार होते हैं और बेट को बेस में ही रुक कर उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए कहते हैं। और जब डॉक्टर नॉर्मन टाइमर को रीसेट करने के लिए बाहर आ रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके ऊपर काफी सारे ईल आकर हमला कर देते हैं। कंट्रोल रूम से वो बेथ की मदद मांगते हैं, लेकिन बेथ वहाँ पे नहीं होती। लेकिन तभी कमांड सेंटर पे डॉक्टर हैरी आते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन के कारण डॉक्टर नॉर्मन बच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन को ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिरकार डॉक्टर बेथ अचानक से कमांड सेंटर से कहाँ चली गई। उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसक्राफ्ट में फूड की सप्लाई लेने गई थी। ये सुन के काफी हैरान होते हैं क्योंकि फूड की सप्लाई काफी टाइम पहले ही फ्रिज में रखी गई थी। डॉक्टर बेथ आने के बाद डॉक्टर नॉर्मन उनसे सवाल करने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर बेथ कहती है कि जब उन्होंने देखा तब फ्रिज में कुछ भी बचा नहीं था और वो खाली था, और वो डॉक्टर हैरी पर इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन डॉक्टर नॉर्मन इस पूरे इंसिडेंट को डॉक्टर बेथ के मेंटल स्टेट के साथ जोड़ने लगते हैं, जिसके कारण डॉक्टर बेथ और भी गुस्सा होती है और डिप्रेशन की दवाई की ओवरडोज ले लेती है, जिसके कारण बेथ बाहर आकर एक बॉम्ब को चालू कर देती है। वही बेथ के जाते ही डॉक्टर नॉर्मन काफी वियर्ड चीज को नोटिस करते हैं, जहाँ पे उन्हें वही बुक हर तरफ पड़ी मिलती है जो डॉक्टर हैरी पढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद उन्हें भी डॉक्टर हैरी के साथ कुछ अजीब चल रहा है ये समझ आता है और इसी चीज के बारे में पूछने के लिए वो वापस जेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार पहुंचने के बाद भी उन्हें स्टॉप कॉलिंग जेरी ये जवाब मिलता है। पर तभी डॉक्टर नॉर्मन को एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर हैरी के डिकोडेड मैसेज को एक बार फिर से चेक करने लगते हैं, जिसे उन्हें कुछ लेटर गलत डिकोड किए हुए पता चलता है और जिस पेयर को वो लोग ऐसा जेरी समझ रहे थे वो असल में खुद डॉक्टर हैरी होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर नॉर्मन कंक्लूजन निकालते हैं कि डॉक्टर हैरी के स्पेयर के अंदर जाने के कारण उनमें कुछ पावर आ गई थी, जिससे वो जो भी चीजों के बारे में सोचते थे वो रियल लाइफ में आ जाती थी, जो वो डॉक्टर बेथ के साथ शेयर करते हैं। जहाँ वो डॉक्टर हैरी जिस बुक को पढ़ रहे थे उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उस बुक के पेज 87 के बाद पूरा बुक ब्लैंक होता है और इसी कारण से डॉक्टर हैरी बुक को आगे पढ़ नहीं पा रहे थे। पर बुक के उसी पेज पर एक स्क्वेड मॉन्स्टर के बारे में लिखा होता है, जिसे हमने डॉक्टर हैरी के इमेजिनेशन के कारण देखा था। पर इस क्रीचर के बारे में पढ़ने के बाद से डॉक्टर हैरी को इससे डर लगने लगा था और यही कारण होता है कि खाने के वक्त गॉड डिश टेस्ट करने के बाद वो चोक करने लगते हैं। वह इन सब इंसिडेंट के होने के पीछे का कारण डॉक्टर हैरी का किया गया प्रिडिक्शन होता है कि वो लोग वापस जिंदा नहीं जा सकेंगे
और यही कारण होता है कि क्यों डॉक्टर हैरी कंप्यूटर के सीक्रेट मैसेज को इजीली डिकोड कर पाए थे, जो बस उनके दिमाग का एक इमेजिनेशन था। वही डॉक्टर हैरी को और चीजों को इमेजिन करने से रोकने के लिए वे लोग उन्हें बेहोश कर देते हैं और तभी लकीली उन्हें वेदर की साफ होने की खबर मिलती है, यानी कि जल्दी अब यूएस नेवी इन्हें रेस्क्यू कर पाएगी। वही डॉक्टर नॉर्मन जब ब्रश कर रहे होते हैं तब उन पर कहीं से पॉइजनस स्नेक आकर हमला कर देते हैं, लेकिन लकीली ये स्नेक सिर्फ रात के टाइम पे ही हमला कर सकते थे। लेकिन ये सब कुछ देख डॉक्टर बेथ को डॉक्टर नॉर्मन के साथ कुछ अजीब चल रहा है समझ आता है और इसीलिए डॉक्टर बेथ उन्हें एक कमरे में बुलाकर बाहर से बंद कर देती है और उन्हें टेबल पर पड़े बेहोशी की दवा खुद को इंजेक्ट करने के लिए कहती है, वरना उन्हें अपने सेफ्टी के लिए मजबूरी में उन्हें डुबाकर मारना होगा। दरअसल यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन ने हैरी के प्रेडिक्शन को सीरियसली लिया था, जिसके कारण उनका दिमाग उन चीजों को इमेजिन करने लगा जिनसे उन्हें डर लग रहा था, जैसे कि जेलीफिश, ईल और स्नेक, जिन्हें हमने पहले भी देखा था। लेकिन वो सब डॉक्टर नॉर्मन के दिमाग की इमेजिनेशन थी। जहाँ इसी बीच हमें एज अ ऑडियंस पता चलता है कि डॉक्टर नॉर्मन डॉक्टर हैरी को लेने स्पीयर के पास गए थे, वो भी उसी स्पीयर के अंदर चले गए थे, जिनके कारण उनके पास भी इमेजिनेशन को रियल लाइफ में लाने की पावर्स आ गई थी। पर डॉक्टर नॉर्मन अपने बात पर अड़े रहते हैं और इंजेक्शन लेने से मना कर देते हैं, पर आखिर में उन्हें भी डॉक्टर बेथ की बात समझ आती है और वो इंजेक्शन को लेने पड़ते हैं। लेकिन अचानक से पानी ज्यादा होने के कारण वो नीचे गिर जाता है। वही पूरा कमरा पानी से भर जाने के कारण डॉक्टर नॉर्मन को मजबूरी में कमरे के हैच को ओपन करना पड़ता है और किसी तरह अपनी सांस को होल्ड करके वो बेस के दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बेथ उनसे कन्फेस करती है कि वो भी स्पीयर के अंदर चली गई थी। वही अब डॉक्टर हैरी को भी होश आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन को अब सब समझ आता है कि स्पेयर में जाने के कारण सभी लोग एक दूसरे को खतरा समझ रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे उन एस्ट्रोनॉट ने एक दूसरे को खतरा समझा होगा जो उन्हें स्पेसशिप के अंदर मिले थे, और उसी का प्रूफ होता है उनके सर पर चोट के निशान जो हमने बने हुए देखे थे, जो शायद खुद भी उस स्पेयर के अंदर चले गए थे। और उनकी बातें चली रही होती है कि डॉक्टर बेथ को याद आता है कि उन्होंने खुद को मारने के इरादे से एक बॉम्ब को ट्रिगर कर दिया था और उनके पास अब बस 13 मिनट बचे थे और अपनी जान बचाने के लिए तीनों भी तुरंत अपने मिनी सबमरीन के पास आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग सबमरीन को चालू करते हैं सभी खुद को वापस बेस में ही पाते हैं, जो कि डॉक्टर हैरी के इमेजिनेशन के कारण हो रहा था कि वो लोग कभी भी ऊपर सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर डॉक्टर नॉर्मन सभी को ये इमेजिन करवाने लगते हैं कि वो लोग सबमरीन के अंदर है और सब लोग सही समय रहते ब्लास्ट से बचने के लिए ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं, जहां उन्हें यूएस नेवी द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। वही चैम्बर से बाहर आने के बाद वो गवर्नमेंट को क्या जवाब देंगे इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच डॉक्टर नॉर्मन डॉक्टर हैरी से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने फ्यूचर को बदला तो नहीं ताकि उस एस्ट्रोनॉट की टीम उस ब्लैक होल से ना जा सके, क्योंकि डॉक्टर हैरी के थ्योरी के हिसाब से उनकी अभी तक मौत हो जानी चाहिए थी बेस में, ताकि फ्यूचर में किसी को भी स्पेसक्राफ्ट के ब्लैक होल में जाने के बारे में पता ना चल सके। और इसी कारण से जो भी एस्ट्रोनॉट की टीम थी वो टाइम ट्रैवल करने के लिए उस ब्लैक होल से ना जाए। पर डॉक्टर हैरी अभी भी अपने थ्योरी को सच मानते हैं, जहां वो सभी को एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि वो लोग उनके पावर को यूज करके अपनी यादों को मिटा सकते हैं। अगर जैसे ही वो यादें मिटाएंगे उन्हें उस शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और गवर्नमेंट टाइम ट्रैवल या ब्लैक होल को ढूंढने के लिए कोई भी फ्यूचर में वैसा स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजेगी जो 300 साल पीछे लैंड कर जाएगा, क्योंकि उनके मेमोरीज मिटा देने से वो स्पीयर और स्पेसक्राफ्ट के बारे में किसी को भी बता नहीं पाएंगे। और इसी तरह टाइमलाइन में आगे चलकर वो सारे इवेंट्स होंगे जो उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे और सबके सहमति से वो लोग अपने पावर से जो भी इंसिडेंट हुए थे वो सभी मिटा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पीयर भी सही सलामत होता है जो पानी से बाहर आकर ऊपर स्पेस में उसी जगह के लिए चला जाता है जहां फ्यूचर में चलकर एस्ट्रोनॉट को वो मिलेगा। और इसी तरह टाइमलाइन अपने साइकिल वापस रिपीट करते रहेंगे और ये सीन के साथ मूवी इधर ही एंड हो जाती है।